गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, विगत दिनों मैंने आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसमें रियासतों का विलीनीकरण और कौन कौन सी रियासतों ने विलीनीकरण में आनाकानी की, इसके बारे में चर्चा की और पाठ का समापन किया। बच्चों, आज हम खंड खा के ही क्रम में जो द्वितीय पाठ है वो बोर्ड द्वारा समाप्त कर दिया गया इस वर्ष के लिए। उसका नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसको ना पढ़ा करके द्वितीय पाठ को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम से कम कर दिया गया है। तो बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे। जो तृतीय पाठ है, नियोजित विकास की राजनीति। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों कि स्वतंत्रता के बाद कैसे देश को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, कौन सा नियोजन का तरीका अपनाया गया। आइए जानते हैं नियोजन क्या है। अनेक वाद विवाद के बाद भारत सरकार ने सोवियत संघ की तरह नियोजन का रास्ता अपनाया। सभी एक बात पर सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है, अतः नियोजन का काम सरकार को सौंपा गया। यह वास्तविकता थी कि अर्थशास्त्र के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 व 1950 के दशक में संपूर्ण विश्व में जन समर्थन मिला। नियोजित विकास के कुछ अनुभव भी विश्व के सामने थे। उदाहरण के लिए जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था पुनः कैसे खड़ी कर ली, और सोवियत संघ ने 1930 व 1940 के दशक में भारी समस्याओं के बीच शानदार प्रगति की। अतः भारत ने भी अपने विकास का रास्ता नियोजन को ही चुना। तो ये जो है जापान मॉडल और आपका जो है रूस मॉडल को लगभग भारत ने अपनाने का प्रयास किया कि नियोजन का रास्ता है जो इन दो देशों के मॉडल को अपना कर किया जाए। आइए जानते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन एक टेक्निक है, एक साधन की प्राप्ति का साधन और साध्य है, जो केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किन्हीं पूर्व निश्चित तथा सुस्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह साध्य आर्थिक हो सकता है, सामाजिक, राजनीतिक तथा अथवा सैनिक उद्देश्यों को प्राप्त करना हो सकता है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं निम्न कर दी। आइए अपन देखते हैं कि नियोजन की कौन कौन सी परिभाषा हैं, जिसमें रॉबिन्स ने क्या कहा नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन उत्पादन तथा विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियंत्रण या प्रतिस्थापन है। चूंकि रॉबिन्स ये अर्थशास्त्री हैं और चूंकि नियोजन जो है, प्लानिंग जो है, वो अर्थशास्त्र से संबंधित शब्द है, तो ये अर्थशास्त्र के जो अर्थशास्त्री हैं, जो प्रोफेसर रॉबिन्स हैं, उन्होंने कितने बेहतर तरीके से नियोजन को, आर्थिक नियोजन को बताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक आयोजन उत्पादन तथा विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियंत्रण या प्रतिस्थापन है। तो बच्चों, ये रॉबिन्स के अनुसार नियोजन की परिभाषा हुई। आगे हम ये देखते हैं कि नियोजन किसी कार्य को आगे भविष्य में करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, योजना तैयार की जाती है, ये नियोजन है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? नियोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? आयोजन का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक दोनों होते हैं, जिसके अनुसार मुक्त बाजार के दोष एवं असफलताओं को दूर किया जा सके, जैसे बेरोजगारी, व्यापार चक्र, गरीबी, शोषण, असमानताएं आदि, तथा कुछ आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्य भी निहित होते हैं। जिसमें कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं उद्देश्य के? पूर्ण रोजगार। आर्थिक आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करने तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। प्रत्येक देश, चाहे वह पूंजीवादी हो चाहे साम्यवादी हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहता है। भारत जैसे विकासशील देशों की योजनाओं में
रोजगार के साधनों में वृद्धि करके बेरोजगारी को दूर करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है प्लानिंग का, आयोजना का। दूसरा, असमानताओं को दूर करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास के साथ साथ धन एवं आय का कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है, जिसे दूर करके योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य होता है। इसके लिए राज्य ऐसे कदम उठाते हैं जिनसे धन तथा आय का समान रूप से विभाजन हो, वितरण हो। इसके लिए सामाजिक सेवाओं का विकास एवं विस्तार किया जाता है तथा भारी करों और एकाधिकारियों के विरुद्ध कानूनों द्वारा रोक लगाई जाती है। तीसरा, आयोजना का जो उद्देश्य है जिसमें गरीबी को दूर करना। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं इनमें गरीबी सबसे बड़ा दोष होता है, जिसे केवल दीर्घावधि में योजनाओं द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी के दुष्चक्र बेरोजगार तथा असमानताओं के साथ संबद्ध होते हैं, मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसलिए योजनाओं के उद्देश्यों में गरीबी दूर करना भी पाया जाता है। भारतीय योजनाओं के ये 3 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। तो इन 3 उद्देश्यों के साथ साथ हम आगे कल जो शेष उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इन 3 मुख्य उद्देश्यों के बारे में हमने आपको बताया बच्चों, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो समझ में ना आया आप हमसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। कल हम आपको आगे जो उद्देश्य बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।